प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय माधव गाडगिल ने एक बार कहा था, पारंपरिक संरक्षण और वन अधिकार अधिनियम के दृष्टिकोण के बीच एक वैचारिक तनाव है जो वनवासियों को संरक्षण और प्रबंधन में एकीकृत करता है। जी। और यही वैचारिक तनाव मतलब दो अलग-अलग विचारधाराओं की ये जो लड़ाई है, आज हमारी पूरी चर्चा की कह सकते हैं बुनियाद है। बिल्कुल। आज हम महाराष्ट्र में हुए आदिवासी किसान लॉन्ग मार्च पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख और कुछ सरकारी आंकड़ों के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों लोग मतलब अपने घरों से निकलकर सड़कों पर क्यों चले आए। और ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है, जैसा आपने कहा। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उनकी मांगे क्या हैं, सही, बल्कि ये समझना है कि इन मांगों के पीछे दशकों से चली आ रही कौन सी लड़ाई है। क्या ये सिर्फ जमीन और पानी का मामला है या फिर कुछ और है, या पहचान, सम्मान और एक खास सोच के टकराव का नतीजा है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, इसका एक छोटा सा खाका खींच लेते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र के दो आदिवासी बहुल जिले हैं, पालघर और नासिक। यहाँ से हजारों आदिवासी किसानों ने दो अलग अलग लॉन्ग मार्च निकाले। हाँ, ये मार्च ऑल इंडिया किसान सभा और सीपीआईएम ने आयोजित किए थे। पालघर वाला मार्च 19 जनवरी को शुरू हुआ और कुछ स्थानीय मांगों पर सहमति बनने के बाद 22 जनवरी को उसे रोक दिया गया। आंशिक रूप से रोका गया था। हाँ, आंशिक रूप से, क्योंकि जो पॉलिसी से जुड़े मुद्दे थे उन पर बात अटक गई थी। और फिर उसी चिंगारी को आगे बढ़ाते हुए 25 जनवरी को नासिक से एक और लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। जी। जो 29 जनवरी को सरकार से कुछ आश्वासन मिलने के बाद कह सकते हैं सफल घोषित हुआ और वापस ले लिया गया। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये हजारों लोग इतनी ठंड में मीलों पैदल क्यों चले? देखिए, यहीं पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं है। ये मुद्दे, खासकर भूमि और वन अधिकारों से जुड़े मुद्दे, ये दशकों पुराने हैं। अच्छा। ये मार्च उन अनसुलझे सवालों का एक सामूहिक जवाब है जो अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुके हैं। ये उस वैचारिक टकराव का नतीजा है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। तो ये तो साफ है कि लोग परेशान हैं, लेकिन वे असल में सरकार से क्या चाहते हैं? उनकी मांगों की फहरिस्त में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर और सबसे जरूरी मांग है जमीन का हक। और ये मांग सीधे सीधे वन अधिकार अधिनियम 2006 यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ठीक से लागू करने से जुड़ी है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये कानून तो 2006 में आ गया था, मतलब 1.5 दशक से ज्यादा हो गया है। फिर अब तक इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कानून में नहीं, बल्कि उसे लागू करने के तरीके में है। आदिवासियों की मांग है कि जिस जंगल की जमीन पर वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, हाँ, उसका मालिकाना हक उनके नाम पर किया जाए। उन्हें जो मौजूदा भूमि स्वामित्व टाइटल यानी लैंड ओनरशिप टाइटल्स दिए जा रहे हैं, उसके तरीके पर ही आपत्ति है। इसमें क्या पेच है? मतलब सरकार उन्हें कागज तो दे ही रही होगी। यहीं पर एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण समस्या है। आदिवासियों का कहना है कि वर्तमान में जब उन्हें जमीन का टाइटल दिया भी जाता है तो वो पूरे गांव के नाम पर होता है। पूरे गांव के नाम पर? हाँ, उस दस्तावेज में उनका व्यक्तिगत नाम सिर्फ एक उल्लेख की तरह होता है, एक मालिक की तरह नहीं। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक किसान के पास अपनी जमीन का कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है? इसका असर तो बहुत गहरा पड़ता होगा। बिल्कुल। आप सोचिए इसका नतीजा क्या होता है। आप एक किसान हैं, पर आपके पास अपनी जमीन का कोई व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं है। तो आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने या बैंकों से इंस्टीट्यूशनल लोन जैसे किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। मतलब आप सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी उससे बाहर हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब वो चाहते हैं कि रिकॉर्ड में गांव का नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत नाम हो, ताकि वे भी बाकी किसानों की तरह सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन सकें। सही पकड़ा आपने। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने जब रिकॉर्ड बनाए तो उसमें व्यक्तिगत नाम क्यों नहीं जोड़े? क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक थी या इसके पीछे कोई और सोच काम कर रही थी? और यहीं पर हम फिर से माधव गाडगिल की उस वैचारिक तनाव वाली बात पर लौटते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ चूक नहीं है, ये उस गहरी सोच का नतीजा है जो आदिवासियों को जंगल का अतिक्रमणकारी मानती है, उसका मालिक या संरक्षक नहीं। अच्छा। इस सोच के तहत उन्हें व्यक्तिगत अधिकार देना जंगल के लिए खतरा माना जाता है। समझ गए। तो जमीन का मालिकाना हक न मिलना सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं है, इसका सीधा असर उनकी खेती पर पड़ता है। अगर किसी के नाम पर जमीन ही नहीं है तो वो सिंचाई के लिए बैंक से लोन कैसे लेगा? बिल्कुल। और शायद यहीं से
उनकी दूसरी बड़ी मांग निकल कर आती है, पानी। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। उनकी दूसरी प्रमुख मांग सिंचाई से जुड़ी है। उन्होंने छोटे बांधों और नदी जोड़ों परियोजनाओं के निर्माण की मांग की है। इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक सुझाव भी दिया गया है जो उनकी स्थानीय समझ को दिखाता है। वो क्या है? उनका सुझाव है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को, जो सीधे अरब सागर में चला जाता है, छोटे छोटे बांध बनाकर रोका जाए और उसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तरफ मोड़ा जाए। अच्छा। इससे महाराष्ट्र के उन इलाकों में सिंचाई हो सकेगी जहां पानी की भारी कमी है। और जाहिर है इसका मकसद साफ है, वे चाहते हैं कि उन्हें साल भर फसल लेने का मौका मिले। अभी की स्थिति तो ये है कि वे मानसून पर निर्भर हैं और केवल धान की एक मौसमी फसल ही ले पाते हैं। जी, अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो उनकी आय में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। और बात सिर्फ धान तक सीमित नहीं होगी फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मांग है कि धान के अलावा दूसरी फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। इसमें मक्का, सोयाबीन, प्याज, स्ट्रॉबेरी, आम, रागी, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें शामिल हैं। मतलब उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम मिले। हाँ, कि सरकार इन फसलों को भी एमएसपी पे खरीदे। तो जमीन, पानी और फसल का उचित दाम, ये कृषि से जुड़ी मुख्य मांगें हो गईं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये विरोध सिर्फ किसानी तक सीमित नहीं था। नहीं, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल थे। निश्चित रूप से। यहाँ पर पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 यानी पीसा एक्ट का जिक्र आता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीसा के तहत जो भर्तियां कई सालों से लंबित हैं, उन्हें पूरा किया जाए। इस पीसा एक्ट को थोड़ा समझते हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली कानून लगता है जो अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देता है। बिल्कुल, और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण मजबूत करता है। पर जमीन पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा? असर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसे भी पूरी भावना के साथ लागू नहीं किया गया। अगर पैसा के तहत स्थानीय गलतियां होती हैं तो इससे पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं को सीधे तौर पर अपने इलाके में रोजगार के अवसर मिलेंगे। और स्कूलों की भी मांग थी। हाँ, जिला परिषद के स्कूलों में शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के जो पद खाली पड़े हैं, उन्हें भरने की भी मांग की गई है। मतलब ये सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य की भी लड़ाई है। बिल्कुल, बेहतर शिक्षा और गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की मांग भी इसी से जुड़ी है। ये भूमि, आजीविका, रोजगार और भविष्य की पीढ़ी के लिए बेहतर अवसरों की एक समग्र मांग है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मांगों पर सरकार का क्या कहना है और जमीनी हकीकत मतलब आंकड़े क्या बताते हैं, क्योंकि यहीं पर कानून की किताब और असलियत के बीच का फासला नजर आता है। और ये फासला बहुत बड़ा है। द हिंदू द्वारा एक्सेस किए गए डेटा के अनुसार, और जो बाद में लोकसभा में भी पेश हुआ, वो चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत कुल 4,09,156 दावे दायर किए गए थे। 4 लाख से ज्यादा। और में से कितनों पर फैसला हुआ? इनमें से 3,80,966 दावों का निपटारा किया गया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। वो कैसे? निपटाए गए इन दावों में से सिर्फ 2,08,335 दावों को ही मंजूरी मिली और टाइटल बांटे गए, जबकि 1,72,631 दावों को सीधे सीधे खारिज कर दिया गया। क्या 1,72,000 से ज्यादा दावे खारिज? इसका मतलब तो ये है कि निपटाए गए मामलों में से 45% से ज्यादा दावे खारिज हो गए। जी, 45%। ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। मतलब लगभग आधे लोगों को सीधे सीधे मना कर दिया गया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, एक किसान है, वो पूरी जिंदगी एक जमीन पर खेती करता है। उसके बाप दादा भी वहीं करते थे। लेकिन जब उसे अपनी बेटी की शादी के लिए लोन चाहिए तो बैंक कहता है कागज कहाँ है, और जब वो सरकारी दफ्तर जाता है तो उसका दावा खारिज कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हजारों परिवारों की कहानी है। और अभी भी करीब 28,000 दावे तो पेंडिंग ही हैं, जिन पर कोई फैसला ही नहीं हुआ। दावों का इतनी बड़ी संख्या में खारिज हो जाना, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? क्या लोगों के पास पूरे दस्तावेज नहीं होते या बात कुछ और है? आदिवासियों का आरोप है कि उनके व्यक्तिगत दावों को मनमाने ढंग से खारिज किया जाता है, और जिन मामलों में दावे स्वीकार किए भी जाते हैं तो अगर वे 10 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं तो उन्हें मुश्किल से 2 या 3 एकड़ का ही टाइटल दिया जाता है। अच्छा। और जाहिर है, इतने छोटे टुकड़े पर वे किसी भी सरकारी योजना के लिए अयोग्य हो जाते हैं। क्या सरकार इस बात को मानती है? सरकारी सूत्रों ने अनौपचारिक रूप से ये माना है कि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और अधिनियम की व्याख्या को लेकर भी अलग अलग विभागों में कन्फ्यूजन है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से बात की और मुद्दों को हल करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन जमीनी हकीकत इन आंकड़ों में साफ दिखती है। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक समस्या नहीं लगती, इसके पीछे वही गहरी जड़ें हैं
जिसका जिक्र माधव गाडगिल ने किया था, वो संरक्षण बनाम अधिकार की लड़ाई। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। गाडगिल के अनुसार वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या के कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं। उनके मुताबिक यहाँ एक बुनियादी वैचारिक टकराव काम कर रहा है। किस तरह का टकराव? एक तरफ है पारंपरिक संरक्षणवादी दृष्टिकोण। ये वो सोच है जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही है। अच्छा। इसके अनुसार जंगल को इंसानों से बचाने की जरूरत है। इस विचारधारा में जंगल और इंसान, खासकर आदिवासी, दो अलग अलग चीजें हैं और एक को बचाने के लिए दूसरे को बाहर रखना जरूरी है। और दूसरी तरफ वन अधिकार अधिनियम का क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। ये कानून पहली बार मानता है कि वनवासी जंगल के दुश्मन नहीं बल्कि उसके संरक्षक हैं। हाँ। ये कानून इस बात को स्वीकार करता है कि जो समुदाय पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं और उसकी पूजा करते हैं, वे ही उसके सबसे अच्छे रक्षक हो सकते हैं। ये उन्हें संरक्षण और प्रबंधन का एक हिस्सा मानता है। तो ये संरक्षण बनाम वन अधिकार यानी कंजर्वेशन वर्सेस फॉरेस्ट राइट्स की एक सीधी बहस बन जाती है। लेकिन क्या हम वन विभाग के नजरिए को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? क्या उनके पास वाकई में अवैध कब्जे और वनों की कटाई को रोकने का दबाव नहीं होता? आपका सवाल बहुत वाजिब है। दबाव बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ अवैध कब्जे और पीढ़ियों से चले आ रहे अधिकारों के बीच फर्क करने की जरूरत है। वन अधिकार अधिनियम इसी ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए बनाया गया था। पर होता यह है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी अक्सर उसी पुरानी पारंपरिक संरक्षणवादी मानसिकता से काम करते हैं। उनके लिए कानून की भावना से ज्यादा जरूरी जंगल को खाली कराना हो जाता है। तो ये एक वैचारिक टकराव है जो नीतियों को लागू करने के हर स्तर पर दिखाई देता है। कानून कुछ कहता है और उससे लागू करने वालों की सोच कुछ और कहती है, और इसी टकराव के बीच आम आदिवासी पिस रहा है। एकदम सही। ये सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, ये एक गहरी मानसिकता की लड़ाई है। तो आज की चर्चा से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि महाराष्ट्र में आदिवासियों का लॉन्ग मार्च केवल कुछ मांगों की एक सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे एक प्रगतिशील कानून की भावना और उसके जमीनी कार्यान्वयन के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को उजागर करता है। और ये संघर्ष भूमि के एक टुकड़े से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये आजीविका, अपनी पहचान का और विकास की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के अधिकार का संघर्ष है। आंकड़े हमें बताते हैं कि सिस्टम में एक बड़ी खामी है और विशेषज्ञों की राय बताती है कि इस खामी की जड़ें संरक्षण बनाम अधिकार की एक गहरी वैचारिक बहस में है। जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो ये हमें गवर्नेंस, सामाजिक न्याय और पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों को समझने में भी मदद करता है। निश्चित रूप से। और ये हमें सिखाता है कि सिर्फ अच्छा कानून बना देना ही समाधान का अंत नहीं है, बल्कि वो तो बस शुरुआत है। हाँ। असली चुनौती उस कानून को उसकी सही भावना के साथ लागू करने में है, जिसके लिए एक संवेदनशील और प्रगतिशील मानसिकता की जरूरत है। तो ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। विकास, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के बीच एक स्थायी और न्यायपूर्ण संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? क्या कानून बना देना ही काफी है या असली चुनौती उस कानून के इरादे को जमीन पर उतारने में है? और ये सवाल सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के उन सभी इलाकों के लिए प्रासंगिक हैं जहां जंगल और जंगल में रहने वाले समुदाय मौजूद हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई तो इस शो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी ही गहरी जानकारी पाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।